जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके सो लास्ट इन द लास्ट we have learned about lecture number 8। लेक्चर नंबर 8 हम लोगों ने टोटल 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, लेक्चर नंबर 9 एंड 10 के अंदर। ठीक है, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द फेसेट जॉइंट, इट्स करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और हम लोगों ने बात की थी कि फेसेट जॉइंट का क्या रिलेशनशिप है विद द intervertebral disc, or we can say that what is the pathomechanical relationship of three joint complex। ये थ्री जॉइंट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और इनका आपस में क्या पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, सबको याद है कि किस तरीके से हम लोगों ने बात की थी कि क्या पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क और बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड द फेसेट जॉइंट। ठीक है, so today is last lecture of the spine and it is regarding the management। ठीक है, कि किस तरीके से मैनेजमेंट की जाती है। So let's start with today's lecture। I'm going to share the screen with you people। अच्छा, in this lecture beta we will try to focus on some basic evaluation of the spine as well as on the management। So let's get started with today's lecture। जी बच्चों सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. Okay, let's start with today's lecture। First of all, we are going to have the examination and evaluation of the spine। Now, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन इज गोइंग टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट की आप हिस्ट्री पूछोगे रिगार्डिंग द ऑनसेट ऑफ द पेन, रिगार्डिंग द टाइप ऑफ द पेन, regarding the relieving factors, the aggravating factors। ठीक है, regarding the previous medical treatment or previous surgical treatment। ठीक है, history of any fall, history of any trauma। ठीक है, trauma कौन सा था, was it with a was it a road traffic accident or something else। ठीक है, simply a fall within the home, a fall outside the home। ठीक है, so it will give you a brief review कि जी किस तरीके से पेन जो है वो ओरिजिनेट कर रही है या पेन जो है उसका क्या बिहेवियर है। ये सब आपको एक हिस्ट्री के अंदर पेशेंट बताएगा। ठीक है, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जी ये पेशेंट की हिस्ट्री है। ठीक है, एक्चुअली जो हिस्ट्री होती है ना पेशेंट की, जब वो आपको हिस्ट्री बताता है तो आपने विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन उन सब चीज़ों को देखना होता है कि क्या आप इसके साथ आपकी जो फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स हैं क्या वो रिलेट कर रही हैं विद द पेशेंट्स हिस्ट्री। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेशेंट की जो हिस्ट्री की जो फाइंडिंग्स हैं या पेशेंट ने जो कुछ बताया है वो फिजिकल फाइंडिंग्स में भी वैसे ही आपको मिले जैसा कि पेशेंट ने बताया। ठीक है, कभी कभी पेशेंट जो है वो एक्स्ट्रा थिंग्स जो है वो पुट कर देता है। ठीक है, जो नहीं भी रिलेटेड होती, तो यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री लेनी है, एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, और उस हिस्ट्री में आप लोगों ने क्या करना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है, मीन्स टू से कि किस तरीके से रिलीव हो रही है, किस तरीके से एग्रीवेट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने राइट डाउन करते जाना है। ठीक है, और ये कि वो इतने साल पहले कहीं किसी के घर गया था, वहाँ पे कुछ खाया या वहाँ पे उसको लेट्स से कि पेशेंट ये कहते हैं जी मैं नहा के निकला और एसी चल रहा था वहाँ पे बहुत तेज़ और मैं सो गया और जी मुझे ठंड लग गई। तो डेट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मीन्स टू से कि 2 या 3 महीने पहले की कोई जस्ट लाइक दिस अगर ऐसा कोई एपिसोड हुआ है तो वो डजेंट मैटर
प्रेजेंटली, ठीक है। तो आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट वन इज द सिस्टेमिक रिव्यू, ठीक है। सिस्टम रिव्यू का मतलब ये है कि आप लोगों ने जितने भी बॉडीज के सिस्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने एक दफ़ा उनका रिव्यू कर लेना है, ठीक है। थर्डली और कि एक सीक्वेंशियल रिव्यू करना होता है आपने पूरे होल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या, लेट्स से द पेशेंट इज इफ द पेशेंट केम्स विद अ लो बैक पेन, ठीक है, तो आप उस सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर ये भी कर सकते हो कि आप थोरेसिक रीजन को भी चेक कर सकते हो, थोरेसिक रीजन, आप सर्वाइकल रीजन को भी चेक कर सकते हो, आप पेल्विक रीजन को भी चेक कर सकते हो। मीन्स टू से यू कैन चेक एनी अदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एज वेल इन द सिस्टेमिक रिव्यू, ठीक है। प्लस आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग द स्किन इंटेग्रिटी, ठीक है, रिगार्डिंग द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, ये आपको चेक करना आना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का अल्टीमेटली आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कितना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट आपको हिस्ट्री बता रहा होता है उसमें आपको मेमोरीज का पता चल जाता है कि पेशेंट की मेमोरी कितनी अच्छी है, ठीक है। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आप पेशेंट को जब पेशेंट की ऑब्जर्वेशन हो रही होती है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के वक्त भी पेशेंट का आपको पता चल सकता है कि इसका न्यूरोलॉजिकल जो कंट्रोल है वो कितना अच्छा है। लाइक कहीं पे एट्रोफी तो नहीं हुई, ठीक है, मतलब यू कैन इजीली कंपेयर द बोथ साइड्स ऑफ द extremities, or you can compare both the spine as well, ठीक है, both sides राइट एंड लेफ्ट, कहीं पर कोई एसिमेट्री तो नहीं है जो कि रिलेटेड हो न्यूरोलॉजिकल डिजीज के साथ, ठीक है। Now the third step in after the systemic review is the test and measures, ठीक है, आप फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करवाते हो, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सबको पता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है डेट इज ऑफ द एक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है, आप एक्टिव मूवमेंट्स परफॉर्म करवाते हो स्पाइन की, उसके बाद आप पैसिव मूवमेंट्स खुद से परफॉर्म करवाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप रजिस्टेड मूवमेंट्स परफॉर्म करवाते हो, then you are going to perform the joint play movements, and at the last you are going to evaluate the or you are going to have the soft tissue मोबिलाइजेशंस, ठीक है, मतलब कि आपके सॉफ्ट टिश्यू कितना इजीली मोबाइल है, ठीक है, विद इन द स्पेसिफिक स्पाइन में आप मसल्स की लेंथ को चेक करते हो, ठीक है। डिफरेंट मसल्स की लेंथ को चेक करने के लिए डिफरेंट फिजिकल टेस्ट हैं, जैसे आप लोगों ने अपर एक्सट्रीमिटी में पढ़ा होगा जी, एम्प्टी केन टेस्ट, फुल केन टेस्ट, ठीक है, स्पीड्स टेस्ट पढ़े हुए बच्चों? वो सर ये टेस्ट ही पढ़े, एमएमटी पढ़ी हुई है, मैनुअल मसल टेस्टिंग। अच्छा, आप लोग मस्कुलोस्केलेटल जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को उसमें ये पढ़ाए जाएंगे डिफरेंट टेस्ट, तो ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो कि एक्चुअली वी आर गोइंग टू परफॉर्म टू चेक द टेस्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक मसल, और वी आर गोइंग टू चेक द कंट्रैक्शन ऑफ दैट मसल, ठीक है। जैसे कि मैनुअल मसल टेस्टिंग है, एक्चुअली मैनुअल मसल टेस्टिंग इज ऑल अबाउट रेजिस्टेड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। जो थर्ड स्टेप था ना, एक्टिव आपने एक्टिव मूवमेंट्स चेक करनी है, पैसिव और फिर रेजिस्टेड मूवमेंट्स, तो रेजिस्टेड मूवमेंट्स को आप मैनुअल मसल टेस्टिंग के थ्रू भी चेक कर सकते हो, ठीक हो गया। मैनुअल मसल टेस्टिंग में तो हम लोग हर एक जॉइंट, हर एक मसल को या ग्रुप ऑफ मसल को आइसोलेट कर पाते हैं ना, लेकिन जो रजिस्टेड मूवमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग सिंपली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, जॉइंट्स की मूवमेंट को चेक करते हैं, ठीक है। whether whether a single muscle is going to be used in that movement, or whether more than one muscle is going to be used, ठीक है, it doesn't matter, ठीक है। आपने resisted movement चेक करनी होती है जॉइंट की, ठीक है। लेट्स से लंबर स्पाइन है, तो लंबर स्पाइन की जो मेन मूवमेंट्स हैं, जो प्राइम मूवमेंट्स हैं, दैट आर द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा लंबोसैक्रल जंक्शन के ऊपर रोटेशन भी होती है, तो एक्चुअली आपने क्या करना है, रेजिस्टेड मूवमेंट्स भी चेक करनी है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन रेजिस्टेड मूवमेंट्स चेक करनी है, और रोटेशन भी आपने रेजिस्टेड चेक करनी है, ठीक है।
इसके अलावा मयर्स हैं, ठीक है। मयर्स में आप लोग रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ले सकते हो, ठीक है। रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं स्पाइन में खास तौर पर, ठीक है। और वो एक्चुअली आपको बताती हैं कि क्या ये जो बैक पेन है या क्या ये जो इशू है, ठीक है, क्या ये स्पेसिफिक है या ये नॉन स्पेसिफिक है। बेटा दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक क्या है कि जिसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को प्रूव करे कि हाँ जो पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स बता रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपका उसको प्रूव करना शुरू कर दे, ठीक है, या उसको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन करो तो आपके पास जो भी फाइंडिंग्स आए, जो भी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन है, जो भी पेशेंट एंड फील महसूस हो या पेशेंट की पेन महसूस हो, ठीक है, वो एक्चुअली आपको जब प्रूव करना शुरू कर दे कि हाँ जी पेशेंट की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दैट इज अ स्पेसिफिक लो बैक पेन और स्पेसिफिक बैक पेन, ठीक है ना, कि एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी है। इसमें जो रेडियोलॉजिकल एविडेंस होगा या जो एक्सरेज आप करवाओगे या जो एमआरआई आप करवाओगे वो भी इंडिकेट करेंगे हाँ जी यही पैथोलॉजी है जिसका पेशेंट आप जिसकी पेशेंट ने आपको साइन एंड सिम्टम्स बताएं। लेकिन वो कहता है कि 80% जो होती हैं वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं पैथोलॉजीज। नॉन स्पेसिफिक पैथोलॉजी स्पाइन की खास तौर पर वो कहते हैं स्पाइन की नॉन स्पेसिफिक क्यों होती है, क्योंकि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में वो फाइंडिंग्स नहीं मिलती जो कि एक्चुअली पेशेंट बता रहा होता है ड्यूरिंग हिस्ट्री। और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मीन्स टू से यू कैन से दैट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स जो होंगी वो बिल्कुल नॉर्मल होंगी पेशेंट को, लेकिन पेन या पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कह देते हैं कि दैट इज अ नॉन स्पेसिफिक इशू और नॉन स्पेसिफिक पैथोलॉजी, ठीक है। और 80% जो केसेस होते हैं बैक पेन के वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं ड्यू टू देयर पोस्चरल इश्यूज, ठीक है। Now the diagnosis, ठीक है। The next one is diagnosis। diagnosis में स्पेसिफिक पैथोलॉजी के लिए आपको स्पेसिफिक डायग्नोसिस बताना पड़ता है, ठीक है। जबकि नॉन स्पेसिफिक के लिए आप लोग सिंपली लिख सकते हो कि दैट इज अ नॉन स्पेसिफिक बैक पेन और दैट इज यूजुअली रिलेटेड टू द पोस्चरल इशू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इज ऑल अबाउट द प्लान, ठीक है, कि केयर कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है, और कितने दिनों तक पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है प्रोग्नोसिस, ठीक है, ताकि पेशेंट को पता हो कि मैं इतने अरसे में बेहतर हो जाऊंगा या मैं अपने इतने बेहतर में अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग विदाउट साइन एंड सिम्टम्स जो है वो परफॉर्म कर सकूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्लान ऑफ केयर। प्लान ऑफ केयर में आपको बताया आप पेशेंट को एक्चुअली गाइड करते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप, ठीक है, कि आप स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। आप हीटिंग थेरेपी दोगे, आप कोल्ड थेरेपी दोगे, इलेक्ट्रोथेरेपी में कौन से मोडालिटी यूज करना चाहते हो, उसका क्या फायदा होगा, उससे क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। आप मैनुअल थेरेपी में क्या यूज करना चाहते हो, स्ट्रेचिंग यूज करना चाहते हो, रेजिस्टेड मूवमेंट्स यूज करना चाहते हो, ठीक है, या आप स्ट्रेंथनिंग करवाना चाहते हो, इंड्योरेंस को बेहतर करना चाहते हो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू टेल, यू हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लान ऑफ केयर। ठीक हो गया? यहाँ तक बच्चों बात की समझ आ गई? यस सर। सर जी डिस्चार्ज बताइए। प्लान भी इसमें होगा ना? Now, the principle of management, we are going to divide it into three stages. ठीक है, the first one is the stage of recovery. Now, the stage of recovery means, ठीक है, कि देखो बेटा, याद रखिएगा एक ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, ट्रॉमेटिक इंजरी के बाद इन्फ्लेमेशन का एक्चुअल काम क्या है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, क्या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने का शॉक होता है बॉडी को या इन रिस्पॉन्स टू दैट इंजरी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है? ऐसे ही है ना? यस शॉक सर, तो नहीं इंजरी होती है। जैसे इन्फ्लेमेशन बिला वजह स्टार्ट हो जाए, एक्चुअली इन रिस्पॉन्स टू दैट स्पेसिफिक इंजरी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। और जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो वो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट आपकी हीलिंग के लिए होती है कि आपकी जितना भी डैमेज है उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके, प्लस वहां पर ऐसे मीडिएटर्स लेकर आए जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करें, ठीक है, सही है, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी हीलिंग जो है वो फास्टली रैपिडली हो जाए,
अच्छा, इन्फ्लेमेशन कान तब खराब करती है जब आप एक मतलब कि आप बिल्कुल ही बेड रेस्ट पर चले जाओ या बिल्कुल ही इमोबिलाइजेशन पे चले जाओ, ठीक है। अगर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट है और आप साथ में नॉट ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया, अगर आप स्पेसिफिक एरिया की जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेट्स से जी लो बैक एक है, ठीक है, तो लो बैक एक को आप स्टेबलाइज करके अगर आप लिम्ब की लोअर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट्स करते हो या अपर एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट्स करते हो, तो एक्चुअली आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना चाह रहे हो कि ये जल्द से जल्द स्टार्ट हो और जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि हीलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाए। इश्यूज कहाँ पर आते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और फिर एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म की जाती हैं और ये इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहती है फॉर 4 to 8 वीक्स और मोर देन 8 वीक्स, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही रहती है, वहां पर हीलिंग स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कंसिडर इट in the stage of recovery कि there will be an acute inflammation that took almost 4 weeks, ठीक है, after the injury, ठीक है। तो इंजरी, जी बेटा। सर इन्फ्लेमेशन सिर्फ मोशन होने की वजह से वर्स हो सकती है? इन्फ्लेमेशन मोशन ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना कि जी जब इमोबिलाइजेशन हो जाती है तो पेशेंट जो है वो एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता, ब्लड पूलिंग होती रहती है और सर इन्फ्लेमेशन, एडिमा होता रहता है। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंडली इसके अलावा आपके पास डिफरेंट अदर थिंग्स आ जाती है, न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कहाँ पर एडमिट हो, कहीं पर हॉस्पिटल से तो नहीं कोई ऐसा इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया जो कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन को वर्स कर रहा है, ठीक है। तो इट ऑल मैटर्स, बट रिगार्डिंग फिजिकल थेरेपी द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इमोबिलाइजेशन, ठीक है। इमोबिलाइजेशन एज अ होल, मतलब इंजरी लंबर स्पाइन पर हुई हुई है तो पेशेंट एज अ होल बेड रेस्ट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अलाउ भी नहीं किया जाएगा कि वो लोअर एक्सट्रीमिटी को मूव कर सके या अपर एक्सट्रीमिटी को मूव कर सके। हालांकि सिंपली आप लो बैक को स्टेबलाइज करके आप ये वाली मूवमेंट्स परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग भी करवा सकते हैं, एक्टिव मूवमेंट्स भी परफॉर्म करवा सकते हैं, पैसिव मूवमेंट्स भी परफॉर्म करवा सकते हैं। पैसिव मूवमेंट्स का तो फायदा ये होता है ना कि इसमें आपका कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप पैसिव मूवमेंट्स भी परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। और पैसिव मूवमेंट्स का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली कि आपकी जितनी भी जॉइंट्स जिन्होंने उस 4 हफ्तों में अगर वो एडिशंस बना लें, ठीक है, तो वो तो और मसला हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप पैसिव मूवमेंट्स परफॉर्म करते रहोगे तो पेशेंट की एक्चुअली पेन जो है वो लेसन होगी, रिड्यूस होगी। आप लोगों ने थेरापेटिक्स 1 में पढ़ा होगा पैसिव रेंज ऑफ मोशन के जी सर, क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप लोगों को ये जरूरी होता है कि आपने 4 वीक्स के अंदर जो है जो इन्फ्लेमेशन है ना, ठीक है, उसको रिड्यूस करना होता है, ठीक है, सही है। नॉर्मली नाउ सेकंड वन इज a stage that is acute but there will be no inflammation, ठीक है। मतलब एक ऐसी स्टेज भी होती है या एक ऐसा इशू भी होता है जिसमें जो कि एक्यूट होता है लेकिन उसमें पेशेंट को इन्फ्लेमेशन नहीं होती कोई भी, जस्ट लाइक पोस्चरल इशू, ठीक है। कॉन्टिन्यूस पुअर पोस्चर की वजह से, कॉन्टिन्यूस पुअर पोस्चर की वजह से या हैबिचुअल पुअर पोस्चर की वजह से पेशेंट में एसिमेट्री स्टार्ट हो जाती है। लेट्स से पेशेंट एक लेग के ऊपर बहुत ज्यादा स्टैंड करता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उस हैबिचुअल वन लेग स्टैंडिंग की वजह से पेशेंट क्या अज्यूम कर लेता है, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन अज्यूम कर लेता है या स्कोलियोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्कोलियोसिस आपकी उसकी ब्रीदिंग को इंपेयर करना शुरू कर देता है, तो दैट विल बी एन एक्यूट स्टेज, ठीक है। अच्छा, वो एक्यूट स्टेज होगी लेकिन उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी क्योंकि ये पोस्चरल इश्यूज की वजह से आ रही है, ठीक है। तो बात की समझ आ रही है कि ये एक्यूट पेन है लेकिन इन्फ्लेमेशन के बगैर है, ठीक है। यहाँ तक बेटा बात की समझ आ गई। अब देखो कि जहां पर कन्वेक्सिटीज होंगी, ठीक है, जहां पर कन्वेक्सिटीज होंगी, जिस साइड की कन्वेक्सिटी होगी, अगर हम स्कोलियोसिस की बात करें तो वहां पर तो कोई नर्व रूट इश्यूज नहीं आ सकते, लेकिन ऑपोजिट टू दैट कन्वेक्सिटी जहां पर कनकैविटी होगी। अब कनकैविटी क्या है कि जहां पर आपका कर्व बन रहा है, लेटरल कर्वेचर बन रहा है, और वहां पर क्या होगा कि वहां पर नर्व रूट की इम्पिंजमेंट के ज्यादा चांसेस होंगे,
ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है वो इंटरवर्टिबल फोरामिना क्लोज्ड हो रहे हैं, जबकि कन्वेक्सिटी वाले साइड के ऊपर इंटरवर्टिबल फोरामिना ओपन हो रहे हैं। ऐसे ही है ना? Yes, sir. ठीक है, सो दैट विल बी एन एक्यूट पेन विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन। थर्ड वन इज द सब एक्यूट स्टेज। जो सब एक्यूट स्टेज है दैट विल टेक ऑलमोस्ट 4 to 12 वीक्स। ठीक है, अब आप सबको पता है सब एक्यूट स्टेज में आपके जो दैट इज एक्चुअली द कंट्रोल्ड मोशन फेज। ठीक है, कंट्रोल्ड मोशन फेज में आप लोग क्या करते हो कि दैट स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, जहां पर इंजरी हुई है आप वहां पर कंट्रोल्ड मोशंस अलाउ करते हो। ठीक है, जो एक्यूट स्टेज थी आप उसमें क्या करते हो, प्रोटेक्शन फेज होती है वो आपकी, आप उस एरिया को तो प्रोटेक्ट करते हो लेकिन सराउंडिंग के रीजन्स को क्या करते हो, मोबिलाइज करवाने की कोशिश करते हो, मूव करवाने की कोशिश करते हो, ताकि जो स्पेसिफिक एरिया है उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना प्रोड्यूस हो एडजेसेंट एरियाज के ऊपर, सिर्फ इस वजह से। फिर आपके पास आ जाता है क्रॉनिक। क्रॉनिक में आपके पास पेशेंट जो है उसमें आपका रिटर्न टू फंक्शन फेज है। ठीक है, इट विल टेक ऑलमोस्ट 12 वीक्स। ठीक है, और 3 मंथ्स। और द नेक्स्ट वन इज द क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। ठीक है, आफ्टर द क्रॉनिक स्टेज आफ्टर द क्रॉनिक स्टेज अगर पेशेंट में जो पेन है वो रिड्यूस नहीं होती और पेशेंट की जो पेन है वो एग्रेवेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मीन्स टू से कि अक्सर पेशेंट्स को फाइब्रोमाइल्जिया डेवलप हो जाता है, मतलब कॉन्टिन्यूस टाइटनेस की वजह से। ठीक है, या ऐसे पेन सिंड्रोम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो कि क्रॉनिक स्टेज को भी क्रॉस करके उनकी जो पेन होती है वो कम नहीं होती। ठीक है, तो आफ्टर क्रॉनिसिटी ऑफ द स्टेज, ठीक है, अगर एक पेन डेवलप हो जाती है तो उसको हम लोग क्रॉनिक पेन सिंड्रोम बोलते हैं। नाउ we are going to divide the management into two types। ठीक है, the one is non weight bearing bias। ठीक है, bias का मतलब क्या है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, whether it is a non weight bearing और whether it is a weight bearing। ठीक है, अच्छा, पेशेंट में क्या क्या इश्यूज होंगे तो आप वेट बेयरिंग चूज करोगे, पेशेंट में क्या क्या इश्यूज होंगे तो आप नॉन वेट बेयरिंग चूज करोगे। अच्छा, वो कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, नॉन वेट बेयरिंग हम उनके लिए चूज करेंगे, उन पेशेंट्स के लिए चूज करेंगे जो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी डेली एक्टिविटीज को खड़े होकर नहीं कर पाते। ठीक है जी बच्चों, बात की समझ आइए। नॉन Yes, वेट नॉन वेट बेयरिंग, स्पाइन की नॉन वेट बेयरिंग हम तब यूज करेंगे जब, या उन पेशेंट्स में यूज करेंगे जब वो पेशेंट्स अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म ना कर सकें। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि सेकंड, अगर तो आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो और मूवमेंट परफॉर्म करते हुए अगर तो पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो वर्स हो जाएं, तब भी हम नॉन वेट बेयरिंग बायस यूज करेंगे। ठीक है, सही है, तब हम वेट बेयरिंग की तरफ नहीं जाएंगे। फिर वो कहता है कि थर्ड क्या है कि अगर जो ट्रैक्शन है, ठीक है, वो पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव कर दे, तब भी हम नॉन वेट बेयरिंग की तरफ जाएंगे, हम वेट बेयरिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल पूल थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी में या पूल थेरेपी में पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाएं, लेकिन जब वो जमीन पे कोई वेट बेयरिंग एक्टिविटी करना शुरू करे तो उसके सिम्टम्स दोबारा से वर्स होना शुरू हो जाएं, तो दैट इज द फ्रैक्शन। बच्चों, 1 मिनट मेरी ना थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, इट इज जस्ट आई एम गोइंग टू म्यूट इट। ठीक है, मैं थोड़ी Okay, देर में sir. आप लोगों को दोबारा करता Okay, हूँ। sir. ठीक है बेटा।
जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात कर रहे थे नॉन वेट बेयरिंग बायस की। मीन्स टू से कि पेशेंट अगर स्टैंडिंग में कोई अपनी एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकता, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म नहीं कर सकता, तब हम नॉन वेट बेयरिंग बायस करवाएंगे। सेकंड उसका कैरेक्टर क्या है कि अगर पेशेंट की जो ट्रैक्शन, पेशेंट को अगर आप ट्रैक्शन अप्लाई करो, उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाएं, ठीक है, तब भी आप उसको नॉन वेट बेयरिंग बायस करवाओगे। थर्ड कैरेक्टर क्या है कि जो उसकी मूवमेंट, अगर हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं या वो खुद से मूवमेंट परफॉर्म करता है और उसकी पेन एग्रेवेट हो जाती है, तब भी हम नॉन वेट बेयरिंग बायस की तरफ जाएंगे। ठीक है, नॉन वेट बेयरिंग बायस का मतलब क्या है कि हम लोग उसको बेड के ऊपर या किसी काउच के ऊपर लेटा के उसकी बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। हम स्टैंडिंग पोजीशन में उसकी, स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में उसकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है। सेकंड आपके पास आ जाती है एक्सटेंशन बायस। एक्सटेंशन बायस का मतलब क्या है कि हम किस सूरत में पेशेंट की स्पाइन की एक्सटेंशन करवाएंगे। तो सबसे पहला पोस्चर, सबसे पहला करेक्टर क्या है? सबसे पहला करेक्टर ये है कि जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे विद अ फ्लेक्स पोस्चर, मतलब कि स्लाउस्ड पोस्चर के साथ जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है विद अ फ्लेक्स पोस्चर, जैसे हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि जी कुब निकला हुआ है, ठीक है, सही है, तो उस पेशेंट को हम लोग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है। फिर सेकेंडली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब आप एक्सटेंशन करवा रहे हैं लंबर स्पाइन, किसी भी स्पाइन के एरिया की, और वो एक्सटेंशन जो है उसके सिम्टम्स को डिक्रीज कर दे या उसके सिम्टम्स को सेंट्रलाइज कर दे, अगर एक्सटेंशन उसके सिम्टम्स को सेंट्रलाइज कर रही है, उसकी पेन को कम कर रही है, तो भी हम लोग ने एक्सटेंशन की तरफ जाना है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, इसमें वो कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लीजन आ जाते हैं, ठीक है, फ्लेक्स पोस्चर आ जाता है, या फ्लूइड स्टेसिस आ जाता है। फ्लूइड स्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि पूरे वाटर कंटेंट का बॉडी में रुक जाना, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द साइनोवियल फ्लूइड, मतलब कि साइनोवियल फ्लूइड की स्टेसिस, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस की स्टेसिस। इन केसेस में भी हम लोग क्या करवाते हैं, पेशेंट की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, क्योंकि बेटा आप सबको पता है कि जहां पर भी साइनोवियल फ्लूइड स्टेसिस में जाता है, रुकता है, वहां पर एक्चुअली साइनोवियल फ्लूइड क्या करना शुरू कर देता है, एडहेजन्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, so that is why we have to use extension exercises in order to prevent this stasis of synovial fluid as well as of the nucleus pulposus। जी बेटा, यहां तक बात की समझ आई है? जी सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि एक कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है एक्सटेंशन की। वो कहते हैं कि जब आपके जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो पेरिफेरलाइज हो जाएं, सेंट्रलाइज ना हो। जब पेशेंट की पेन या जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो पेरिफेरलाइज होना शुरू हो जाए एक्सटेंशन से, लेकिन सेंट्रलाइज ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सटेंशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है बेटा, चाहे पेशेंट फ्लेक्स पोस्चर के साथ ही क्यों नहीं आया। यहां पे दोनों चीजों को रिलेट करके पढ़ना है, याद रखना है, चाहे पेशेंट फ्लेक्स पोस्चर के साथ ही क्यों नहीं आया, अगर एक्सटेंशन ने उसकी एक्टिविटी, एक्सटेंशन ने उसके सिम्टम्स को एग्रेवेट कर दिया या पैरालाइज कर दिया, तो आपकी एक्सटेंशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। समझ आ गई बेटा? यस सर। सेकंड वन है कि जी पेशेंट जब स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज के साथ आता है, मीन्स का माइलोपैथी डेवलप हुई है, तो माइलोपैथी के साथ जब पेशेंट आए, या कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम भी हम बोलते हैं, तो कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम के सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट आता है कि जी ब्लैडर का कंट्रोल नहीं है या सैडल एनेस्थीसिया, तब भी हम लोग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस की तरफ नहीं जाते। ठीक हो गया। थर्ड क्या करेक्टर है? थर्ड करेक्टर यह है कि जब पेशेंट, ठीक है, अपने सिम्टम्स की वजह से, सिम्टम्स के फेयर की वजह से अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिफ कर ले, बहुत ज्यादा रिजिड कर ले, आपको अलाउ ना करे मूवमेंट,
अच्छा, अब ये मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि खुदा न खासा किसी को कोई भी एक्यूट इंजरी होती है, तो एक्यूट इंजरी के फौरन बाद आप लोग चाहते हुए भी नहीं मूव कर पाते, ठीक है, और आपके जो मसल्स होते हैं वो आपने बहुत ज्यादा टाइट किए होते हैं, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है। इसी तरीके से पेशेंट भी जब आपको अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने को, और उसने अपने आप को बहुत ज्यादा रिजिड किया हुआ है, स्टिफ किया हुआ है, ठीक है, तो तब आप लोगों ने पेशेंट की एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नहीं करवाना। ठीक हो गया? यहां तक बच्चों बात की समझ आ गई है? जी सर। ना फ्लेक्शन बाइस कब करवानी है? वो कहते हैं जब पेशेंट जो है फ्लेक्स पोस्चर के साथ आए, ठीक है, तब भी आप फ्लेक्शन बाइस एक्सरसाइजेस करवा सकते, ठीक है। अब ये जो बात है कि जी जब पेशेंट फ्लेक्स पोस्चर के साथ आए तो तब भी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करवानी है, ये कैसे आप लोग इसको क्लिनिकली प्रूव करोगे? अच्छा, इसको क्लिनिकली प्रूव हम ऐसे करते हैं कि पहली 2 स्लाइड्स के अंदर हमने बात की थी कि अगर एक पेशेंट आता है फ्लेक्स पोस्चर के साथ तो आप उसमें एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे, ये तो बात समझ में आती है। फिर सेकंड क्या बात कही थी सेकंड स्लाइड में कि जी अगर पेशेंट फ्लेक्स पोस्चर के साथ भी आया है लेकिन एक्सटेंशन एक्सरसाइज में उसकी पेन को या सिम्टम को पैरालाइज कर दिया है, तो हम एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नहीं करवाएंगे चाहे फ्लेक्स पोस्चर है। तो इस केस के अंदर जिसमें एक्सटेंशन जो है पैरालाइज करे, इसमें आप फ्लेक्शन इसलिए करवाओगे क्योंकि फ्लेक्शन जो है वो जरूरी उसके सिम्टम्स को सेंट्रलाइज करेगी। तो इसकी कोई एग्जांपल दे दें कि मतलब हम एक्सटेंशन नहीं करवाएंगे क्योंकि पेरिफेरलाइज इसकी एग्जांपल ये एक्यूट इंटरवर्टिब्रल डिस्क का लीजन हो, प्रोलैप्स हो जाए, ठीक है, तो पेशेंट क्या करता है फ्लेक्स पोस्चर के साथ आता है, ठीक है, पेशेंट एक्सटेंशन नहीं कर पाता क्योंकि अच्छा ये एक्सटेंशन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको फील हो रहा है जी न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर आया हुआ है। एक्चुअली इशू क्या है कि जैसे ही न्यूक्लियस पल्पोसिस ने एनुलस फाइब्रोसिस को टियर किया, एनुलस फाइब्रोसिस में सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं, ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन से क्या करती हैं, एक रिस्पॉन्स लेकर आती हैं जो कि वहां के सराउंडिंग मस्कुलेचर, खासतौर पर एक्सटेंसर मसल्स, इनको क्या कर देती है, टाइट करना शुरू कर देती है या स्पैज्म में ले जाती है। अब पेशेंट अगर एक्सटेंशन करेगा तो पेशेंट को पेन होगी, इसलिए वो यूजुअली क्या करता है फ्लेक्स पोस्चर में चला जाता है, ठीक है। अब आप जब उसकी एक्सटेंशन करवाओगे तो उसको पेन होगी, लेकिन अगर आप उसको फ्लेक्शन का कहोगे ना तो वो स्लाइटली फ्लेक्शन कर सकेगा, लेकिन एक्सटेंशन तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। ओके सर। तो लेकिन अगर मजीद हम उसको फ्लेक्शन कराएंगे तो उसकी डिफॉर्मिटी इंक्रीज नहीं होगी? अगर वो हम उसको एंड रेंज की फ्लेक्शन पर ले जाएंगे ना कि जी अपने हाथों की फिंगर्स को टोज के साथ टच करो, तो वो एग्रवेट करेगी। लेकिन अगर हम उसको सिंपली ये कहें कि जी जैसे रकू के अंदर जाएं, ठीक है ना, रकू के अंदर जाएं, अपने हाथों को एक्सटेंड ना करें, होल्ड करके जाएं, ठीक है, सपोर्ट के साथ जाएं, तो फिर उसको वो पेन इतना एग्रवेट नहीं होगी, उससे पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे वो रिड्यूस होना शुरू होंगे, ठीक है। जी सर। नाउ नेक्स्ट वन इज कि जब ऐसा पेशेंट जिसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस से सिम्टम्स पैरालाइज हुए हों, ठीक है, हम उनको भी फ्लेक्शन बाइस करवाते हैं, ठीक है। ये बात बेटा हमें याद रखनी है, अगर एक्सटेंशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फिर फ्लेक्शन इंडिकेटेड होगी जरूरी, अगर फ्लेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फिर एक्सटेंशन जरूरी इंडिकेटेड होगी, ठीक है। मतलब क्लिनिकली आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर एक पेशेंट की जो स्पाइन की एक्सटेंशन है वो पेन प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी स्पाइन की जो फ्लेक्शन होगी वो उससे कम पेन प्रोड्यूस करेगी या बिल्कुल भी पेन प्रोड्यूस नहीं करेगी। जी बेटा बात की समझ आ गई? जी सर। यस सर। तो वो कहता है कि फ्लेक्शन बाइस हम किन पेशेंट्स में करवाते हैं, जिनमें डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो, स्पाइन की स्पॉन्डाइलोसिस हम डिजेनरेशन को बोलते हैं, जिसमें स्टीनोसिस हो जाए, ठीक है, स्टीनोसिस स्पाइनल कैनाल की भी हो सकती है, स्टीनोसिस इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास की भी हो सकती है। फिर वो कहता है कि ऐसी इंजरीज जो कि एक्सटेंशन की वजह से हुई हो, ठीक है, या फिर वो कहता है कि ऐसी जिसमें फेसर जॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर लोडिंग हो रही हो या फेसर जॉइंट्स जो हैं वो स्वेल कर जाएं। फेसर जॉइंट्स
ऑटोमेटिकली स्वेल नहीं करते। जब उनके ऊपर लोड बेरिंग आती है, कैपेसिटी उनकी ज्यादा होती है, लोड बेरिंग कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटी आप नहीं कह सकते इसको। जब भी उन फेसर जॉइंट्स के ऊपर लोड बेरिंग ज्यादा होती है, ठीक है, तो फेसर जॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू डेट वेट बेरिंग, ठीक है, जो कि उसका काम वेट बेरिंग का नहीं है, तो इन रिस्पॉन्स टू डेट वेट बेरिंग को क्या कर जाते हैं, स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में भी आप लोग फ्लेक्शन बाइस एक्सरसाइजेस करवाओगे, ठीक है बेटा। अच्छा, फ्लेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड तब होगी, फ्लेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड तब होगी जब बेटा एक्सटेंशन जो है पेशेंट की पेन को रिड्यूस कर रहा हो। अगर तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पेशेंट की पेन को रिड्यूस कर रही हैं तो फिर आपको फ्लेक्शन की तरफ जाना ही नहीं है, तब फ्लेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। अब ये इसको हम लोग कैसे वो करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, क्लिनिकली प्रूफ कैसे करें। पेशेंट एक आया फ्लेक्स पोस्चर के साथ, ठीक है, अब उस फ्लेक्स पोस्चर में उसकी जो फ्लेक्शन है वो पेशेंट के सिम्टम्स को एग्रावेट कर रही है और एक्सटेंशन जो है पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव कर रही है। तो ऑब्वियसली हम फ्लेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसकी तरफ जाएंगे, एक्सटेंशन की तरफ। फिर वो कहता है कि जब फ्लेक्शन इटसेल्फ पेशेंट के सिम्टम्स को एग्रावेट करे, ठीक है, एक बार क्या करे कि एक्सटेंशन पेशेंट के सिम्टम्स को रिलीव करे, दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि फ्लेक्शन जो है वो इटसेल्फ पेशेंट के सिम्टम्स को इंक्रीज करना शुरू कर दे, तब भी हम एक्सटेंशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है बच्चों। जी सर। तो बात दो बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखते हैं। एक्सटेंशन पैराफ्रलाइज करे सिम्टम्स को तो आपने फ्लेक्शन की तरफ मूव कर जाना है, फ्लेक्शन पैराफ्रलाइज करे पेशेंट के सिम्टम्स को तो आपने किसकी तरफ मूव कर जाना है, एक्सटेंशन की तरफ, ठीक है बेटा। नाउ मोबिलाइजेशन, वी आर एबल टू परफॉर्म मोबिलाइजेशन, ठीक है, जितने भी स्पाइनल सेगमेंट्स हैं जहां पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी आप वहां पर मैनुअल थेरेपी अप्लाई कर सकते हो। मैनुअल थेरेपी में आपके पास मोबिलाइजेशंस भी आ जाती हैं, आपके पास स्ट्रेचिंग भी आ जाती हैं। सेकेंडली वो क्या कहते हैं कि आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस आप यूजुअली तब परफॉर्म करते हो जब पेशेंट को मस्कुलर इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल मसल्स या लिगामेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, कोई इश्यूज आए तो तब आप सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन की तरफ जाते हो, तब क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस आर रिपोर्टेड वेल टू दीज थेरेपीज, ठीक है। मतलब उसमें जो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन है उसका इतना रोल नहीं है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का रोल ज्यादातर उसमें है जहां पर स्ट्रक्चरल इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल मींस स्केलेटल इशू आ रहा है। लेकिन मस्कुलर इश्यूज जहां पर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मसल टाइटनेस आ रही है, मसल के स्ट्रेन आ रहे हैं, तो आपने वहां पर क्या करना है, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन को प्रमोट करना है, ठीक है बेटा। बात की समझ आ गई है? जी सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन फेज, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन फेज में आप सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक है। फिर पेशेंट के सिम्टम्स को, सेकंड आपका क्या होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स को डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, पेशेंट के सेंस ऑफ पेशेंट की पेन सेंसेशन को, पेन परसेप्शन को रिड्यूस करना है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट इलेक्ट्रोमोडालिटीज यूज कर सकते हो, जैसे कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेन परसेप्शन को रिड्यूस करने में। इसके अलावा डीप हीट थेरेपी, ठीक है, डीप हीटिंग के लिए बेटा आप लोगों ने इलेक्ट्रोथेरेपी में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउंड सुपरफिशियल हीटिंग के लिए होता है बेटा। डीप हीट के लिए आप लोगों के पास होती है माइक्रोवेव शॉर्ट वेव डायथर्मी, पढ़ी हुई है ना शॉर्ट वेव डायथर्मी? जी सर पढ़ी हुई। एक तो वो डीप हीटिंग प्रोवाइड करती है, सेकेंडली एक वो ना लार्जर एरिया को कवर कर लेती है एट अ टाइम, ठीक है। जी सर। अब आप अल्ट्रासाउंड का प्रोब यूज करो, हेड यूज करो टू कवर ऑल द स्पाइन, ठीक है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर क्या है कि आप डीप थेरेपी, डीप हीट यूज करो। आप 2 पैड्स यूज करते हो और जो उसका जो करंट पास करता है उन 2 पैड से वो वहां पर क्या कर देता है, हीटिंग प्रोड्यूस कर देता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो ये जो
ये जो इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडालिटीज हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन फेज, जब आपने उस स्पेसिफिक एरिया की मूवमेंट नहीं करवानी। फिर वो क्या कहते हैं कि आपने जो एसोसिएटेड एरियाज हैं, ठीक है ना, आपने उनकी मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि उनकी मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपके पास जितनी भी रीजन्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल लोअर एक्सट्रीमिटी है, ठीक है, आपकी पेल्विक रीजन है, आपकी लंबर स्पाइन है, थोरैसिक स्पाइन है, सर्वाइकल। आपने पेशेंट को कोशिश करनी है कि पेशेंट जो है वो एक नॉर्मल पोस्चर की तरफ जाए, ना कि वो एबनॉर्मल पोस्चर की तरफ मूव करे ड्यू टू दैट इशू जो कि क्रिएट हुआ है। बेटा बात की समझ आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं जी काइनेस्थेटिक सेंसेशन या काइनेस्थेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, कि आप पेशेंट को बताओ कि आप किस प्लेन में खड़े हुए हो और पेशेंट जिस प्लेन में खड़ा है क्या वो प्लेन ठीक है या नहीं ठीक। मीन्स टू से अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा फ्लेक्स किया हुआ है अपनी सर्वाइकल स्पाइन को, तो आपने पेशेंट को कहना है कि यार आपकी स्पाइन बहुत ज्यादा आगे की तरफ गई हुई है, इसको पीछे की तरफ लेकर आए, इसको अलाइन करें विद योर स्टर्नम, ठीक है, अपनी चिन को अलाइन करेंगे, आपकी जो चिन है वो फॉल करे स्टर्नम पर, ठीक है बेटा। चिन बहुत ज्यादा एलिवेटेड ना हो, चिन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड ना हो नीचे की तरफ, क्योंकि एलिवेटेड भी पूर पोस्चर में आता है और डिप्रेशन भी पूर पोस्चर में आता है। जी बच्चों बात की समझ आई है? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज कि जी आपने पेशेंट को पुअर पोस्चर से गुड पोस्चर की तरफ प्रमोट करना है, ठीक है। काइनेस्थेटिक ट्रेनिंग इज कि जी सेंसेशन ऑफ वेल बीइंग, कि आपने पेशेंट को कहना है कि आपका जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन को आपने प्रमोट करना है फॉर काइनेस्थेटिक ट्रेनिंग, ठीक है, कि जी सर्वाइकल में ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए, आपने इस तरीके से सर्वाइकल स्पाइन को मूव करना है। और जबकि नेक्स्ट क्या है कि आपने गुड पोस्चर से पुअर पोस्चर से गुड पोस्चर की तरफ लेकर जाना है कि पेशेंट की सिटिंग का पोस्चर क्या है, पेशेंट की स्टैंडिंग का पोस्चर क्या है, पेशेंट का वॉकिंग गेट कैसा है, ठीक है, आपने उस चीज को प्रमोट करना है। नेक्स्ट वन इज कि आप लोगों ने कोर मसल्स की एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है, इनको हम लोग बोलते हैं कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस, ठीक है बेटा। कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस कभी भी आपके पेशेंट की पेन को एग्रवेट नहीं करेंगी, बल्कि आपके पेशेंट की पेन को कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस इंप्रूव करेंगी, रिड्यूस करेंगी, कम करेंगी। इंप्रूव से मुराद यह है कि कम होंगी, ठीक है। अब क्योंकि कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस का काम तो ये है ही नहीं कि उसने कोई मूवमेंट परफॉर्म करवानी है, कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस का काम है कि उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी। तो जैसे जैसे कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस होती जाएंगी, पेशेंट मसल्स का एक्टिवेशन रेट ज्यादा होता जाएगा, वैसे वैसे पेशेंट की जो पेन है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कि पेशेंट को आपने प्रमोट करना कि उसने किस तरीके से लाइक बेड मोबिलिटीज कैसे परफॉर्म करनी है, बेड टू सिटिंग पोस्चर में कैसे आना है, ठीक है, सिटिंग टू स्टैंडिंग पोस्चर में कैसे आना है, ठीक है, स्टैंडिंग से वॉकिंग गेट कैसा होना चाहिए, वॉकिंग एड की जरूरत है या नहीं है। मतलब ये सारी चीजें आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करनी होती हैं कि आपकी बेड के ऊपर क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको लंबर स्पाइन में इश्यू है, ठीक है, तो मैं पेशेंट को ये नहीं कह सकता कि आपने कमोड यूज नहीं करना। मैं आई विल ऑलवेज अलाउ दैट पेशेंट कि जी आप कमोड यूज करें, ठीक है। मैं उस पेशेंट को ये कहूंगा कि आपने काउचेस के ऊपर, जो बहुत सॉफ्ट काउचेस हैं, आपने उसमें नहीं बैठना, आपने किसी रेज्ड चेयर के ऊपर बैठते हैं, जैसे कि कौन सी चेयर होती है, डाइनिंग टेबल की जो चेयर है, दे आर लिटिल बिट रेज्ड एज कंपेयर्ड टू द काउचेस और द सोफास, ठीक है। तो उसके बदले आपने किस पे बैठना है, डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। आपने स्लीपिंग पोजीशन से किस तरीके से सिटिंग में आना है, आपने सिटिंग से किस तरीके से स्टैंडिंग में आना है, ठीक है।
So that is all the important instructions you are going to give. Now the next phase is the controlled motion phase. कंट्रोल्ड मोशन फेज में जो स्पेसिफिक इशू है, जिस एरिया में आप उस एरिया की मूवमेंट परफॉर्म करवाना शुरू करते हैं, ठीक है, उस एरिया को अब आप स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि आपने उसके पोस्चर को भी पुअर से गुड की तरफ लेकर जाना है, आपने वहां पर मूवमेंट्स भी परफॉर्म करवानी है, आपने वहां पर पेशेंट की पोजीशन सेंसेशन को भी इंप्रूव करना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जहां पर भी इंजरी होती है बेटा, वहां पर जो आपकी प्रोप्रियोसेप्शन होती है ना, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। खत्म इस वजह से नहीं होती कि जी लिगामेंट्स कट गए हैं, खत्म हो गए हैं, बल्कि वो एक्चुअली शट डाउन होती हैं, अब आपने उनको रीस्टार्ट करना है। इसी तरीके से जो आपके स्टेबिलिटी, जो कोर मसल्स की स्टेबिलिटी है, वो भी वहां पर मिनिमाइज हुई होती है, आपने उसकी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस को भी यहाँ पर टारगेट करना है उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर। सेकेंडली, आपके पास जितने भी सुपरफिशियल मसल्स हैं जो कि मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, आपने उनकी मूवमेंट स्टार्ट करवानी है, ठीक है। और आप किस तरीके से स्ट्रेंथनिंग करवाते हो कि आप सबसे पहले प्रमोट करते हो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बाद आप पेशेंट को लेकर जाते हो टुवर्ड्स द कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, और फिर आप इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ लेकर जाते हो। लेकिन ये जो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक है, ये यूजुअली रोल प्ले करती हैं इन द रिटर्न टू फंक्शन फेज। कंट्रोल्ड मोशन फेज में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये काफी हैं। आप कंसेंट्रिक करवा सकते हैं, लेकिन इसेंट्रिक आप कभी भी नहीं करवाते कंट्रोल्ड मोशन फेज में, क्योंकि दोबारा इंजरी के चांसेस होते हैं, ठीक है। आप सब लोगों ने थेरा 1 में पढ़ा होगा कि जी कंसेंट्रिक जो है, इसकी जो पावर है इसके लिए जो रिक्वायर्ड वो कम है कंपेयर टू इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में ज्यादा मसल पावर रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू द कंसेंट्रिक एक्सरसाइज, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि आप एसोसिएटेड जितने भी एरियाज होते हैं वहां के आप स्ट्रेंथनिंग परफॉर्म करवाते हैं, वहां पे आप इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर आप कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल इंप्रूव करते हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि आप जो एक्सरसाइजेस हैं वो जरूरी नहीं है वो बेसिक एक्सरसाइजेस पर ही आप रहें, आप उन बेसिक एक्सरसाइजेस में चैलेंजेस प्रमोट कर सकते हैं। लेट्स से पेशेंट चल रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड वॉक कर रहा है, मैं फॉरवर्ड वॉक में कुछ हर्डल्स क्रिएट कर दूं, ठीक है, मैं कहीं पर स्टेप लेंथ कम कर दूं, कहीं पर स्टेप लेंथ ज्यादा कर दूं, पॉइंट्स के साथ, तो मैं पेशेंट को कहूं कि आपने इन पॉइंट्स को फॉलो कर। दैट इज एक्चुअली परफॉर्मिंग एक्टिविटीज विद डिफरेंट चैलेंजेस, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि आपने बॉडी टेक्निक्स, बायोमैकेनिक्स को टीच करना है पेशेंट को कि किस तरीके से उसने बायोमैकेनिक्स को मेंटेन रखना है, ठीक है। बेंडिंग कैसे करनी है, फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे करनी है, बैकवर्ड बेंडिंग कैसे करनी है, ठीक है, साइड बेंडिंग किस तरीके से परफॉर्म करनी है, ठीक है, सिटिंग कैसे करनी है, स्टैंडिंग कैसे करनी है, सब आपने उसको एजुकेट कर। लास्ट में आपके पास रिटर्न टू फंक्शन फेज है। रिटर्न टू फंक्शन फेज में आप लोग क्या करते हो कि अब आप लोग इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हो, जो स्पेसिफिक विजन है, ठीक है, इट इज कंप्लीटली हील्ड, ठीक है। अब उस स्पेसिफिक टिश्यू को कंप्लीटली स्ट्रेच करते हो, ठीक है, अगर वो लिगामेंट है तो उसको कंप्लीटली स्ट्रेच करते हो, अगर वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है तो उनके ऊपर कंप्लीट प्रेशर पुट करते हो वेट बेरिंग के साथ, ठीक है। अब आप लोग इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करते हो एक्सरसाइजेस की, और फ्रीक्वेंसीज भी इंक्रीज कर देते हो, नंबर ऑफ रेपिटेशंस इंक्रीज कर देते हो, ड्यूरेशन इंक्रीज कर देते हो, और अब आप इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस की तरफ जाओगे, ठीक है, सही है। वही इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस आप स्पेसिफिक स्पाइन के एरिया के लिए और वही एसोसिएटेड एरियाज के लिए आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। और वो बाकी सारी चीजें कि आप लोगों ने जी पोस्चर को मेंटेन रखना है, पोस्चर सेफ बॉडी टेक्निक्स यूज करवानी है, बायोमैकेनिक्स आपने इंप्रूव करवानी पेशेंट की, ठीक है। बाकी ये तमाम चीजें जो है वो आपकी साथ पे चलेंगी, ठीक है। सो टुडेज जी बच्चों बात की समझ आ गई है? Yes, sir. Any question related to this topic? जी बच्चों एनी क्वेश्चन? सर बस एक बात पूछनी थी, नेक्स्ट क्लास हमारी ऑनलाइन होगी या ऑन कैंपस होगी?
बेटा आप लोग अगर वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो आप लोगों की ऑन कैंपस क्लासेस होंगी, ओके सर। हाइब्रिड क्लासेस कह सकते हो, हाइब्रिड, ठीक है। सर अगर अभी सिर्फ फर्स्ट डोज लगी हो तो भी आ सकते हैं? कौन सी कह रहे हो? सर अगर अभी एक डोज लगी है, जैसे हाँ जी, आप लोग आ एक सकते हैं इंजेक्शन अगर से एक अगर आज सिंगल लगा है डोज। तो एक 3 वीक बाद लगता है ना? यस यस यस, यू कैन कम। अगर सिंगल ओके डोज लगी है तो आप लोग आ सकते हैं, ठीक लेकिन है वो सर। सर्टिफिकेट साथ लेकर आना है बेटा, कार्ड बन रहा है आजकल, तो वो कार्ड साथ लेकर आना है, ठीक है। जी सर ठीक है। ओके बच्चों। और सेकंड चीज सर, असाइनमेंट नहीं अभी तक आपने दी ना कोई? नहीं अभी तक असाइनमेंट नहीं दी, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस वीक में मैं आप लोगों को असाइनमेंट एक असाइन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, सर थैंक यू। असेसमेंट प्लान भी बता दीजिएगा। असेसमेंट प्लान ऑरली बता देता हूँ अभी, और शेयर भी कर दूंगा मूडल के ऊपर। असाइनमेंट आपकी 5% है, क्विज आप लोगों का 5% का है, ठीक है। क्लास पार्टिसिपेशन आप लोगों की 5% की है, क्विज बल्कि 10% का है बच्चों। यस सर, वो जो हुआ था। हाँ जी, क्विज 10% का, असाइनमेंट 5% की है, क्लास पार्टिसिपेशन 5% की है, 20% का आपका वाइवा है, 20% की आपका मिड एग्जाम है, और 40% का आप लोगों का फाइनल है। फाइनल है। सर फाइनल की मेल आई हुई थी कि वो ऑन कैंपस होगा। फाइनल ऑन कैंपस ही होगा, ये कंफर्म बात है, इसलिए इस बात के ऊपर कोशिश कीजिएगा कि इस दफा कोई रेफर ना डालिएगा, क्योंकि जी बेटा सर। फ्रॉम द ओके सर। वेरी आप रजिस्ट्रार ऑफिस से भी और कंट्रोलर एग्जामिनेशन से भी मेल आई हुई है, और एचसी भी इसी चीज को प्रमोट करेगा। सर वो मिड्स भी होंगे ऑन कैंपस ही फिर, कि वो ऑनलाइन होने हाँ का जी, चांस है? ऑन कैंपस बेटा, ऑनलाइन ही होंगे मिड। तो जिन्होंने सर वो वैक्सीन नहीं लगवाई हुई वो क्या करेंगे? वो मिड नहीं देंगे। इसी चक्रों में। वो उन बेटा आप लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हो, क्या बात है, मतलब सर कुछ कहते हो स्टूडेंट तो हैं मैं वो डर रहे हैं, कुछ मेरी स्टूडेंट जो है बात ना सुनो वो बच्चों, डर रहे हैं। कहते हो तो मैं आप लोगों को अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखा देता हूँ, मैंने करवाई है बेटा। इसमें बेटा कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ही हम सबका हामी और नासिर हो। आप जो चीज आती है बेटा वो आप सबके भले के लिए आती है, यस सर। ठीक है। लेकिन सर वो पिछले दिनों एक बात बहुत ज्यादा फैली हुई थी कि एक नोबेल प्राइज साइंटिस्ट है फ्रांस के, उन्होंने कहा है कि अगर आप ये वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो 2 इयर्स के अंदर अंदर सबकी डेथ हो जाएगी। 2 सालों के अंदर के 2 महीनों के अंदर? सर 2 साल दो के अंदर। साल के अंदर सर। अच्छा चलो बेटा, मुझे ये बता दो कि सर जाना देख तो लें बेटा, फेम लेने के लिए अल्लाह अवाम मेरी चेकअप। बात सुने, मेरी बात सुने। अल्लाह ताला ने किसी का टाइम जल्दी रखा हुआ, किसी का टाइम देर से रखा हुआ, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम, वो जिसको जब मर्जी बुला दे, ठीक है। नोबेल प्राइज वाले बहुत सारे फेल हो गए हैं, ठीक है। मतलब आप लोग बाकी चीजें क्यों नहीं देखते हो, ठीक है, कि जो कहते थे कि जी जमीन जो है वो बिग बैंग थ्योरी से वो हुई है, अभी तक वो थ्योरी है, अभी तक वो प्रिंसिपल तो बन ही नहीं सका, ठीक है। इट वॉज नेवरदलेस के जी इट वॉज अ बिग बैंग थ्योरी, के जी बिग बैंग हुआ था जी, और एक जो ये जमीन जो थी, ये जो सियारा था, इस ये ठंडा हो गया, इस वजह से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स थे बड़े बड़े, वो सारे के सारे खत्म हो गए, और फिर इंसान की वो आना शुरू हो गई। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, आप सबको तो जी पता है सर। ना, ठीक है। सो जी देयर आर सर। अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है, कि जिनको आप लोग नैलिफाई कर सकते हो कि हाँ हमारा कुरान क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन करवाओ। अब आप यहाँ पे बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो कि, मैं ये नहीं कह रहा मतलब किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी मुफ्ती को, किसी आलिम को, या फीमेल्स भी, आप लोग किसी मुफ्ती या आलिम को जरूर सुनते होंगे या सपोर्ट करते होंगे, तो वो तो खुद मुफ्ती या आलिम कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन करवाएं। अब जब वो सही बात करते हैं तो आप लोग वो उनकी बातों पर अमल नहीं करते कि जी वैक्सीनेशन नहीं करवानी। आप लोग अमल कर रहे हैं, वो जो एक नोबेल प्राइज होल्डर था कि उसने कहा जी ये 2 सालों में बंदे की डेथ हो जाएगी। तो बेटा ये सारी चीजें फेक हैं, ठीक है।
अल्लाह ताला का नाम लेके वैक्सीनेशन करवाएं, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेटा आप सबकी फैमिलीज भी वैक्सीनेशन के ऊपर ही रन होंगी। मैं अब आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। टाइम है बच्चों? जी सर। अच्छा, सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से शादी के ऊपर एक शादी होती है, मेरी शादी होनी थी फॉर एग्जांपल, मेरी हो गई है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, शादी होनी थी लेकिन कोविड की वजह से शादी नहीं हो सकी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो रेस्टोरेंट के जिस जगह पे मैंने अरेंज करवाना था, अब उस अरेंजमेंट में कितने लोगों का रिस्क लगा हुआ था। अल्टीमेटली देना रिस्क अल्लाह ताला नहीं है, ये मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि रिस्क कितने लोगों का लगा हुआ था। हम अपनी लापरवाही की वजह से, ठीक है, हम लोग पहले उसमें कोविड के केसेस में ज्यादती होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं करते, ठीक है। तो अल्टीमेटली उन सबका रिस्क जो जुड़ा हुआ है वो एक सिंपल सी एक शादी के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें पता नहीं कितने 100 लोगों का रिस्क है। वो तमाम वेटर जिन्होंने खाना प्रोवाइड करना, वो तमाम लोग जिन्होंने खाना बनाना है, वो तमाम लोग जिन्होंने उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो बेटा ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, वीडियोस वाले, पिक्चर्स वाले, तो वो तमाम के तमाम क्या है बेटा, एसोसिएटेड हैं सिर्फ एक फंक्शन के साथ। तो बेटा हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन करवाने से अल्टीमेटली ये तमाम चीजें ओपन होंगी, ठीक है। जब ये ओपन होंगी तो अल्टीमेटली हमारे अपने लिए फायदा होगा, क्योंकि हमारा रिस्क बेहतर होगा। जी सर। ठीक है बच्चों? जी सर। सर आपने चाइना वाली लगवाई है? बेटा फ्रांस वाली। बेटा चाइनीज हो या जो मर्जी हो, सबका एक ही फंक्शन है, ठीक है। मैंने साइनोवैक लगी थी मुझे इसी वीक में लगी है, और आप यकीन करो मुझे फील भी नहीं हुआ कि कोई सिरिंज अंदर इंसर्ट हुई है। जी। बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और सर एक और कॉन्सेप्ट, माइक्रोचिपिंग वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। लोग कह रहे हैं कि कोई 5G टेक्नोलॉजी है और वो कोई चिप इंसर्ट कर देते हैं, और क्या कहते हैं इंजेक्शन लगवाने सर के वो बाद इतना बड़ा झूठ, वो किसी ने ये सब मकनातीस बहुत जोड़ बड़ा दी है। झूठ है, लेकिन लोग पता नहीं, मतलब ये बात बहुत फैल रही है। वो बेटा किसी ये ने तमाम मजहब की सिला दिया है। इन तमाम चीजों के ऊपर फोकस ना करें, सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन करवाना, बस। जी सर। छोड़ दें कि जी एस्ट्राजेनिका है, छोड़ दें साइनोफार्म है, छोड़ दें साइनोवैक है, छोड़ दें स्पुतनिक है। बेटा साइनोवैक की जो एफिकेसी है ना, 100% एफिकेसी है अगेंस्ट सीवियर केसेस, साइनोवैक, ठीक है। इसी तरीके से साइनोफार्म भी, उसकी 98% एफिकेसी है अगेंस्ट सीवियर केसेस। तो बेटा ये चीजें नहीं मैटर करती। और सर ये इंजेक्शन हमें क्या हर साल लगवाना पड़ेगा? क्या इंजेक्शन? जी सर। नहीं बेटा, ये अभी तो सिंपली ये है कि पहली 2 डोजेस तो आप लोग लगवाएं, उसके बाद जैसे जैसे रिसर्चेस होंगी, ठीक है, वैसे वैसे पता चलेगा, ठीक है। अब आप देखो कि अगर लेट्स से लाहौर की पॉपुलेशन कंप्लीटली सारे के सारे लाहौर की जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीन करवा लेते हैं, तो लाहौर में अल्टीमेटली सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। फिर लाहौर में देखा जाएगा कि क्या केसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और वो जो केसेस हैं क्या वो माइल्डर हैं या सीवियर हैं। क्योंकि बेटा जो माइल्ड केस है ना, उसके लिए हमें वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लू तो पहले भी होते हैं, ठीक है। सीवियर केसेस में एक्चुअली जो लंग्स होते हैं दैट आर गोइंग टू डैमेज, ठीक है, कोविड के अंदर। माइल्ड केसेस में अब अक्सर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको बुखार भी नहीं होता, ठीक है, खांसी भी नहीं होती, सिर्फ सेंस ऑफ टेस्ट लॉस हो जाती है, सेंस ऑफ स्मेल लॉस्ट हो जाती है, और वो कुछ अर्से के बाद ठीक हो जाते हैं, सिर्फ उनकी जो सेंसेस होती हैं वो वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो मीन्स टू से सीवियर केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने सीवियर केसेस कितने हैं। अगर तो सीवियर केसेस कम हो गए, ठीक है, तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला इसका मतलब यही होगा कि आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। ठीक है बच्चों, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।